दोस्तों जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फ्लाइट से ट्रैवल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एयरलाइंस वाले भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके थ्रू ट्रैवल करें। इसके लिए उन्होंने इकोनॉमी क्लास का ऑप्शन भी रखा हुआ है ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि लोग अपना टाइम बचाने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लाइट के थ्रू ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है जिसके लिए आप फ्लाइट बुक करते हैं और कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि जो फ्लाइट आपने बुक की थी वो तो कैंसिल हो गई। अब आपके पास उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा ही कुछ हुआ 77,000 लोगों के साथ जिन्होंने गो फर्स्ट से फ्लाइट टिकट बुक की थी। दोस्तों 3 मई 2023 को पता चला कि पिछले 30 दिन से गो फर्स्ट की लगभग 4118 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। किसी को शादी में जाना था, किसी को बिजनेस के सिलसिले में, किसी को इमरजेंसी थी और किसी को लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मौका मिलने वाला था। लेकिन इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ उससे कई ज्यादा बुरा चल रहा था गो फर्स्ट के साथ। इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके अपने सभी पैसेंजर से माफी मांगी और एनसीएलटी में जाके वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि गो फर्स्ट एक इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी जिसने इंडियन एयरलाइन मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करके रखा है, अचानक से उसके साथ ये क्या हुआ। पहले तो ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली और वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से गो फर्स्ट को एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ रही है, जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी फाइल करने के बारे में। अब दोस्तों एग्जैक्टली क्या हुआ ये समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि गो फर्स्ट की शुरुआत कैसे हुई। देखिए गो फर्स्ट को पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था और गो एयर की शुरुआत 4 नवंबर 2005 में वाडिया ग्रुप ने की थी, जो बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और ब्रिटानिया इंडस्ट्री को भी ओन करते हैं। इस एयरलाइन की पहली फ्लाइट एयरबस A320 को मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ाया गया था। शुरुआत में इस एयरलाइन के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट था जो 4 डेस्टिनेशन को कवर करता था, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, गोवा और कोयम्बतूर शामिल थे। 2008 के एंड तक गो एयर ने 11 और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज शुरू की जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में कई डेस्टिनेशन को कवर करने वाली थी। फिर दोस्तों उसी साल फ्यूल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से गो एयर को कुछ टाइम के लिए अपने एयरक्राफ्ट की संख्या कम करनी पड़ी। अब दोस्तों ये एयरलाइन कंपनी काफी पॉपुलर हो चुकी थी जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरलाइन ने इनके स्टेक्स खरीदने का प्रपोजल रखा, लेकिन गो एयर ने मना कर दिया क्योंकि वो स्पाइस जेट के साथ मर्जर करना चाहते थे। लेकिन स्पाइस जेट के साथ भी इनकी डील कैंसिल हो गई। अब दोस्तों गो एयर बजट सेगमेंट में फ्लाइट टिकट देने वाली कंपनी थी, इसलिए जब फ्यूल के प्राइस बढ़े तो ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ गए और कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। पर फिर भी कंपनी घाटे में ही सही अपना काम करती रही। धीरे धीरे इनकी सिचुएशन सही होने लगी क्योंकि किंगफिशर की सर्विसेज बंद होने के बाद में इनके पैसेंजर्स की संख्या में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि जो भी लो बजट में ट्रैवल करना चाहते थे उनके लिए गो एयर एक बेस्ट ऑप्शन था। देखते ही देखते गो एयर मार्केट शेयर के मामले में इंडिया की 5th लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई। लेकिन अभी भी गो एयर स्पाइस जेट और इंडिगो के मुकाबले बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही थी क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मार्केट साइज था, ज्यादा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भी थे और साथ ही साथ में उनके पास जो एयरक्राफ्ट थे वो गो एयर के मुकाबले ज्यादा डेस्टिनेशंस को कवर करते थे। अब दोस्तों शायद आपको एक बात पता होगी, एयरलाइन बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इनको भी मार्केट में सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए इन्होंने इन्वेस्टर्स लाने के लिए जेपी मॉर्गन को एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया था। इससे गो एयर को फायदा भी हुआ। 2016 आते आते गो एयर 8% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का 5th लार्जेस्ट कैरियर बन गया। साथ ही 2016 में गो एयर ने अपनी 20th एयरक्राफ्ट की शुरुआत की और इसी साल गो एयर को इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए भी परमिशन मिल गई थी, जिसके बाद में 2018 में गो एयर ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट न्यू दिल्ली से फुकेट के लिए भेजी थी। ये इंडिया की 6 इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी बन गई। गो एयर धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और 2020 आते आते कंपनी 330 डेली फ्लाइट के साथ 36 डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने लग गई थी, जिनमें से 9 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन थे। गो एयर अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने 2020 में अपना आईपीओ लॉन्च करने का प्लान बनाया और सेबी में डीएचआरपी सबमिट किया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और उसके बाद में कंपनी को अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, जिसका सीधा असर इनके फाइनेंशियल सिचुएशन पे पड़ने लगा। मई 2021 में गो फर्स्ट ने अपनी रीब्रांडिंग की और इसका नया नाम रखा गया गो फर्स्ट। रीब्रांडिंग करने के पीछे का मकसद था लोगों को यह बताना कि इनकी जो सर्विसेज है वो सबसे फास्ट है। सेबी ने 2021 में इनके आईपीओ को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद में कंपनी ने अपने फ्रेश इश्यू के लिए 3600 करोड़ रेज करने का टारगेट बनाया। लेकिन आईपीओ से भी इनको कोई खास फंडिंग नहीं मिल पाई क्योंकि इनके आईपीओ डिटेल में जो भी पॉइंट थे वो लोगों को सही नहीं लगे। जैसे एक तो गो फर्स्ट यंगेस्ट एयरलाइन थी, साथ ही साथ में पिछले 2 साल से घाटे में ऑपरेट कर रही थी। देखिए सबसे पहले तो पेंडेमिक की वजह से नंबर ऑफ डिपार्चर घट गए और 2019 के कंपैरिजन में सिर्फ 63
33% ही रह गए। इसके अलावा अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कंपनी को 470.60 करोड़ का घाटा हुआ। 2022 में कंपनी की नेटवर्थ लगभग 40% से गिर गई। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और भी खराब होने लगी। उसके बाद में गो फर्स्ट ठीक से सर्विसेज भी नहीं दे पा रही थी और आखिरकार मई 2023 में गो फर्स्ट ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी। गो फर्स्ट ने एक अपोलॉजी ट्वीट करके लिखा कि गो फर्स्ट की 3, 4 और 5 मई की सभी फ्लाइट्स को ऑपरेशनल इशू की वजह से कैंसिल किया जा रहा है। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। बाकी की डिटेल्स के लिए गो फर्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। गो फर्स्ट के इस फैसले के लिए DGCA ने गो फर्स्ट को फटकार लगाई और लोगों को 24 आवर्स के अंदर इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करने को कहा, लेकिन गो फर्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। पहले यह कहा गया कि इनकी फ्लाइट 9 मई 2023 से शुरू हो जाएगी। उसके बाद में डेट को आगे बढ़ाते बढ़ाते 26 मई 2023 कर दिया गया। अब दोस्तों गो फर्स्ट की सर्विसेज वापस कब शुरू होगी ये तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन NCLT में एक बार जाने के बाद में शायद ही कोई कंपनी अपना बिजनेस वापस स्टार्ट कर पाती है। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो गो फर्स्ट ने NCLT में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी। दोस्तों कंपनी के साथ इंटरनली कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी, सो चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, डिपेंडेंसी ऑन प्रैट एंड विटनी। दोस्तों गो फर्स्ट के पास दो तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। पहला एयरबस A320 और दूसरा A320 नियो। इन एयरक्राफ्ट की टोटल संख्या है 59, जिसमें से 54 एयरक्राफ्ट A320 नियो हैं और बचे हुए 5 एयरबस A320 हैं। अब दोस्तों ये जो A320 नियो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके इंजन के लिए कंपनी एक अमेरिकन कंपनी पर डिपेंडेंट थी जिसका नाम था प्रैट एंड विटनी। पिछले कुछ सालों से गो फर्स्ट के एयरक्राफ्ट रन ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका इंजन खराब हो गया। स्टार्टिंग में 7% एयरक्राफ्ट का इंजन खराब था, अब उसकी संख्या 50% हो गई है। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए, जब एयरक्राफ्ट चलेगा ही नहीं तो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी। साथ ही साथ में फ्यूल के प्राइस भी लगातार बढ़ते गए और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे थे और प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती जा रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना गो फर्स्ट के बैंक्रप्सी फाइल करने का। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि उस कंपनी ने इंजन क्यों नहीं दिए और क्या गो फर्स्ट ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रैट एंड विटनी ने इंजन क्यों नहीं दिए इसका कारण तो वही बता सकते हैं, लेकिन गो फर्स्ट ने इस कंपनी के खिलाफ 8,000 करोड़ रुपए का केस फाइल किया है। वैसे गो फर्स्ट को 10,800 करोड़ रुपए का लॉस अब तक हो चुका है। दूसरा, नेग्लिजेंस ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रैट एंड विटनी सिर्फ गो फर्स्ट को ही इंजन सप्लाई करती थी, ये इंडिगो और विस्तारा जैसी एयरलाइन को भी इंजन सप्लाई किया करती थी। लेकिन 2016 में इंडिगो ने प्रैट एंड विटनी के इंजन में प्रॉब्लम फेस की और इनकी सप्लाई में भी काफी प्रॉब्लम देखी, तो मौका रहते उन्होंने अपना इंजन सप्लाई पार्टनर बदल दिया और CFM नाम की एक कंपनी है, उसके इंजन अपने एयरक्राफ्ट में यूज करने शुरू कर दिए। नई कंपनी के इंजन भी अच्छे थे और उनकी सर्विस भी। अब देखिए गो फर्स्ट के ज्यादातर एयरक्राफ्ट A320 नियो के थे जो कि प्रैट एंड विटनी से ही आते थे और प्रॉब्लम होने के बाद में भी एयरलाइन ने अपना इंजन सप्लाई पार्टनर चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस उठाना पड़ा। तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कोविड पेंडेमिक के आने के बाद में जब कंपनी को अपनी इंटरनेशनल सर्विसेज रोकनी पड़ी तो उसका गो फर्स्ट की फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत बुरा असर पड़ा। कंपनी ने पहले से ही कई सारे बैंक से कर्जा लिया हुआ था और काम भी ऑलमोस्ट ठप पड़ गया, जिसकी वजह से पैसे की कमी आने लग गई और फाइनली गो फर्स्ट NCLT में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी फाइल करने के लिए मजबूर हो गई। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही कंपनी के एयरक्राफ्ट फिर से उड़ान भरेंगे, लेकिन भरेंगे या नहीं भरेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर दोस्तों आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, चाहे फिर वो एयर डेकन का केस हो, जेट एयरवेज का हो या फिर किसी और एयरलाइन कंपनी का हो। इसके अलावा दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी सामने नहीं आई जो गो फर्स्ट को खरीद ले। लेकिन आपको क्या लगता है, गो फर्स्ट एक बार फिर से उड़ान भर पाएगा या फिर बाकी एयरलाइन कंपनी की तरह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ज्यादातर एयरलाइन कंपनीज बंद क्यों हो जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा और आप उसको देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।